हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के अनुसूचियों की चर्चा करेंगे। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? यह 12 है। अनुसूचियों का संबंध किससे है? तो ध्यान दीजिएगा, संविधान के विषयों को जानने का शीर्षक अनुसूचियों में वर्णित है। अब बात करते हैं हम लोग अनुसूचियों का। जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें किसका किसका उल्लेख है, किस तरीके से है और किस तरीके से उससे क्वेश्चन पूछता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो अनुसूची 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछा जाता है संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो अनुसूची 1 से। पहली अनुसूची में भारत देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? यह भी 8 है। अब ध्यान दीजिएगा कि 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीआर, नेशनल कैपिटल रेंज, एनसीआर घोषित किया गया है किस संविधान तहत? संविधान संशोधन के तहत। तो 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। अब बात करते हैं अनुसूची 2 की। अनुसूची 2 का संबंध किससे है? तो वेतन एवं भत्ता से है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है वेतन एवं भत्ता भारतीय संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो अनुसूची 2 से संबंधित है। अब किसके वेतन एवं भत्ते? तो जो मुख्य पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते दूसरी अनुसूची के तहत भारत के मुख्य पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कैग आदि महत्व के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते एवं पेंशन उल्लिखित हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का वेतन किस अनुसूची से संबंधित है? कैग का वेतन जो है किस अनुसूची से संबंधित है? विधानसभा के अध्यक्ष का वेतन किस अनुसूची से संबंधित है? भत्ता, पेंशन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अनुसूची 2 से संबंधित है। अब बात करते हैं अनुसूची 3 की। अनुसूची 3 में शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख किस अनुसूची में है या किस अनुसूची से संबंधित है? तो अनुसूची 3 से। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के प्रारूप दिए गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, जबकि अन्य पदाधिकारी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की शपथ कौन कौन लेते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति संविधान की शपथ लेते हैं। इनके अलावा जितने भी पदाधिकारी हैं वे सभी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति निम्न में से कौन संविधान की शपथ लेता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष। तो यहाँ आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने वाले प्रमुख पदाधिकारी जो कौन कौन हैं उसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान न्यायवादी, महाधिवक्ता इत्यादि सभी जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अब इससे मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा कि
पद एवं गोपनीयता किस मतलब जो किन्हें जो है शपथ कौन दिलाता है और वे त्याग पत्र किसे सौंप सकते हैं, और एक वीडियो इस पे बनाऊंगा वेतन भत्ता संबंधित कि वर्तमान में भारत के प्रमुख पदाधिकारियों का वेतन कितना है। बात करते हैं अनुसूची 4 की। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन निम्नलिखित में से किस अनुसूची से संबंधित है, तो अनुसूची 4 से संबंधित है। इसके अंतर्गत भारत के 28 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर का उल्लेख है। जम्मू कश्मीर जो है, जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो इसमें शामिल हो गया। इससे पहले यह राज्यों के अंतर्गत शामिल था। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण जो है यह अनुसूची 4 से संबंधित है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपतिक निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया था, तो 70वें संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया था। अब क्वेश्चन अभी बार बार पूछा जाता है कि राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो 245 है। राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है, 245 है। सर्वाधिक राज्यसभा सीटें किस राज्य की हैं, तो सर्वाधिक राज्यसभा सीटें जो है उत्तर प्रदेश की 31 है। अब क्वेश्चन बिहार के लोगों के लिए, जैसे बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, सचिवालय सहायक हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, ये सब में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है, यानी राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है, तो 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। यह मनोनयन साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में विशिष्ट व्यक्तियों में से जो व्यक्ति नामित हैं, जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उनमें से चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट है अनुसूची 5। अनुसूची 5 में जो है संपूर्ण भारत के एसटी यानी जनजाति के प्रशासन से संबंधित है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। कौन सी अनुसूची, तो अनुसूची 5। इसके अंतर्गत जो है भारत के एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइबल क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुसूचित जनजाति से के प्रशासन का उपबंध निम्नलिखित में से किस अनुसूची से संबंधित है, तो अनुसूची 5 से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके। आपको यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा को इसलिए छोड़ा गया मिजोरम को क्योंकि ये अनुसूची 6 में वर्णित है। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के शेड्यूल्ड ट्राइबल यानी जनजाति के प्रशासन का उल्लेख अनुसूची 6 में है। अब अनुसूची 7 में सूचियों का विभाजन है। अनुसूची 7 में सूचियों का विभाजन है। अब ध्यान दीजिएगा, सूचियों का जो विभाजन है इसमें केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है कि केंद्र और राज्य के मध्य कौन कौन सी ये 3 सूचियां बांटी गई हैं, जैसे इसमें राज्य संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो इसमें सूचियों का विभाजन हुआ है अनुसूची 7 के तहत। तो चलिए हम लोग संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। बात करते हैं संघ सूची की। संघ सूची किसे कहते हैं, तो वैसी सूची जिसके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार या संसद के पास हो, उसे संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है या वे संघ सूची में आते हैं। और मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी थी, तो 97 थी। वर्तमान में विषयों की संख्या, संघ सूची के विषयों की संख्या कितनी है, तो लगभग 100 है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं वे सभी संघ सूची में शामिल किए गए हैं, जैसे विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। तो समझ में आया होगा कि संघ सूची में वैसे विषय शामिल हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार या संसद को है। अब बात करते हैं राज्य सूची की। राज्य सूची यानी वैसी सूची है
जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार अथवा विधानमंडल को होता है, और यह प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग होगा। प्रत्येक राज्य का अपना अपना राज्य सूची का विषय होगा और अपने अनुसार वो बना सकता है। हाँ, इसमें और भी बातें हैं कि राज्य सूची राज्य हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगर उस राज्य से संबंधित है तो उस राज्य से संबंधित कानून बना सकती है केंद्र सरकार। अब ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा जाता है कि आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? तो संसद बनाता है। संसद को बनाने का अधिकार होता है, परंतु आपातकाल खत्म होने पर यह 6 माह के बाद समाप्त हो जाएगा। 6 माह तक रहेगा ही, मान्य रहेगा। 6 माह तक के बाद समाप्त हो जाएगा। यदि उसे कानून रखना है तो उस विधानमंडल में उसे पारित करना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट, मूल संविधान में राज्य सूची में कुल कितने विषय थे? तो मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे। वर्तमान में राज्य सूची में विषयों की संख्या 61 है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 61 है। और राज्य सूची में शामिल जो विषय हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे तो पुलिस है, जेल है, जिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण हो, जैसे पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि आदि, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। अब बात करते हैं हम लोग समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची यानी वैसी सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों के पास हो, उसे समवर्ती सूची का विषय कहा जाता है, या उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। अब समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 47 थी। वर्तमान में 52 विषय हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? 47। वर्तमान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो यह है 52। अब ध्यान दीजिएगा कि समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। तो वैसे विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे गए हैं जिस पर राज्य और संसद दोनों कानून बना सकती है, जैसे विवाह, तलाक, शिक्षा, बिजली, वन इत्यादि जो हैं समवर्ती सूची के विषय हैं। अब बात करते हैं हम लोग 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। और मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी। तो क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो 14 थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं शामिल हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी भाषाएं मूल संविधान में शामिल नहीं थी और कौन सी भाषाएं मूल संविधान में शामिल थी? तो इसके लिए जानिए पहले कि मूल संविधान में कौन कौन सी भाषाएं शामिल थी। तो उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, बंगाली, असमी, हिंदी, संस्कृत, कुल 14 भाषाएं मूल संविधान में शामिल थीं। अब ध्यान दीजिएगा, 15वीं भाषा जो शामिल हुई वह थी सिंधी। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मूल संविधान के बाद पहली भाषा कौन थी जो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? तो सिंधी को जोड़ा गया था। अब ध्यान दीजिएगा, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को कब जोड़ा गया था? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 71वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने से संबंधित था। नेक्स्ट है डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, 4 भाषाएं हैं को संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है बिहार के लोगों से, या बिहार के एग्जाम में पूछा जा सकता है बार बार
कि मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो 2003 में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत मैथिली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 92वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। क्वेश्चन यह भी पूछा गया है कि बिहार का एकमात्र भाषा कौन सा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो मैथिली है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि बिहार की कौन सी भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग चल रही है? तो यह है भोजपुरी। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन करके किसी नई भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ सकता है तथा इसे हटा सकता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ने या हटाने का कार्य कौन कर सकता है या कौन करता है? तो यह संसद करता है। या संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो संसद करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अनुसूची 9 में जो है भूमि आवंटन कानून का उल्लेख है। भूमि आवंटन कानून का संबंध किस अनुसूची से संबंधित है? तो अनुसूची 9 से। लेकिन यहाँ पूछा जाता है बार बार कि अनुसूची 9 कब जोड़ा गया था? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में इसे जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहला संविधान संशोधन 1951 का संबंध किससे है? तो भूमि आवंटन कानून से या फिर अनुसूची 9 से संबंधित है। अब ध्यान दीजिएगा, इस अनुसूची के तहत जो है संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किस अनुसूची से संबंधित है? तो अनुसूची 9 से संबंधित है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी अनुसूची है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो अनुसूची 9 को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसमें कहा गया है कि इस अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो अनुसूची 9 में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम शामिल हैं? तो लगभग 284 अधिनियम शामिल हैं। अनुसूची 10 में दल बदल कानून का उल्लेख है, जिसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि दल बदल का संबंध किस अनुसूची से संबंधित है? तो यह अनुसूची 10 से संबंधित है, जिसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। तो दल बदल कानून को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो अनुसूची 10 में। और अनुसूची 10 को किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन के तहत। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1985 में। नेक्स्ट है अनुसूची 11। अनुसूची 11 का संबंध पंचायती राज से है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है? तो 11वीं अनुसूची का संबंध है। और 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो पंचायती राज का उल्लेख है, जिसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायती राज को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। यह 1993 में लागू हुई थी। वर्तमान में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है? तो 29 है। नेक्स्ट है, बात करते हैं हम लोग अनुसूची 12 की। यह आखिरी अनुसूची है। इसके बाद हम लोग जो है कैसे अनुसूचियों को याद करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो अनुसूची 12 में नगर निकायों का प्रावधान है, यानी नगर निगम का प्रावधान किसमें है? तो अनुसूची 12 में है, जिसे 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। नगर निगम को 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। और वर्तमान में 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नगर पालिकाओं से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल हैं? तो 18 विषय शामिल हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है देखें अनुसूचियों को। अब अनुसूचियों को याद कैसे करेंगे हम लोग, इसके बारे में देखें कैसे आसानी से याद करते हैं। पहली अनुसूची में देश के 28 राज्य के बारे में उल्लेख है। दूसरी में वेतन एवं भत्ता। तीसरी में शपथ से संबंधित उल्लेख। चौथा में राज्यसभा की सीटें। 5वीं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन। 6ठी में
असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की राजधानी की जनजातीय प्रशासन, 7वीं में शक्तियों का विभाजन, 8वीं में 22 भाषाओं का उल्लेख, 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में नगर पालिका का उल्लेख है। तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो व्यक्ति चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।